नमस्कार फ्रेंड्स। मिरेकल माइंड भारत से मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस स्टडी सर्कल में। हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं योगी कथामृत, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा, जो परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है और बेस्ट सेलर बुक रही है वर्ल्ड की आज तक की। तो इस बुक में फ्रेंड्स योगी जो है परमहंस योगानंद जी, वो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से बताते हैं कि उनकी जर्नी किस तरीके से आगे बढ़ी। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग एक छोटे बच्चे से लेकर वो कहाँ तक पहुंचे योगानंद, उन्होंने नाम धारण किया, दीक्षा ली और आगे जाके क्रिया योग का किस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, योगदास सत्संग सोसाइटी की स्थापना कैसे हुई, तो उन सब के बारे में वो खुद बता रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स हम इस बुक के 26 नंबर के जो पार्ट है, लेसन है, उसमें आ चुके हैं और वो लेसन है क्रिया योग विज्ञान। तो ये बुक का बहुत ही फेमस और मोस्ट पॉपुलर पार्ट है क्रिया योग विज्ञान, 26 नंबर का चैप्टर। तो बहुत बार यहाँ पे जिक्र किया गया है कि क्रिया योग क्या है। तो इस क्रिया योग के माध्यम से परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हम अपने मस्तिष्क को और मेरुदंड को किस तरीके से सीधा रख के शांत चित्त होकर हम जहाँ पे उन्होंने महर्षि पतंजलि की तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, जो क्रिया योग में उन्होंने महर्षि पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में भी बताया है। और इस तरीके से क्रिया योग को कैसे एक साधक कर सकता है और वो 8.5 घंटे एक दिन में क्रिया योग सुबह और शाम करे। और इस 8.5 घंटे की उनकी जो जर्नी है वो एक साल में पूरा वो 3,65,000 तक का उनकी साधना का जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके माध्यम से वो 3 साल में ही वो योगी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा। उनकी बात उन्होंने यहाँ पे की है फ्रेंड्स। तो हमने पीपीटीज को शेयर किया था और पूरे अच्छे मन से सभी लोग, स्वाध्याय प्रेमी लोग, इस चैप्टर को समझ रहे थे, सुन रहे थे और इसी अटेंशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ अपनी पीपीटीज को शेयर करूं और इसके माध्यम से हम क्रिया योग में आगे क्या क्या परमहंस जी बता रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पीपीटीज विजिबल है? हाँ हाँ। ओके। तो हमने कल यहाँ तक देखा था फ्रेंड्स कि कैसे परमहंस जी ने बताया कि वो चरम लक्ष्य की प्राप्ति एक योगी कर सकता है। तो इस पीपीटी के माध्यम से वो हमने देखा था। उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया था 8.5 घंटे में की गई 1,000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1,000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती है। तो उसको हमें अच्छे से समझना है कि कैसे वो बता रहे हैं। एक वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास उनका हो जाता है और इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्ष में ही पूरा मतलब अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होके पहुंच जाता है। उसके बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्रिया योग की ये जो बात है उसको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं अभी, कि उन्होंने क्या कहा कि सामान्य मनुष्य का शरीर जो है वो 50 वोल्ट के विद्युत बल्ब के समान होता है। नॉर्मल व्यक्ति का जो शरीर है वो 50 वोल्ट के विद्युत बल्ब के समान होता है। पर क्रिया योगी जो होता है उनका उनके शरीर में क्या परिवर्तन आता है वो उन्होंने अच्छे से समझाया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वोट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर पाता। इतनी मतलब उनकी साधना होने की वजह से उनको करोड़ों वोट की विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो सहन नहीं कर पाता। क्रिया की पद्धतियां ऐसी है कि ये अभ्यास करने में आसान है और निश्चित रूप से फल देने वाली है। इसको हम समझेंगे, ये आसान है पर निश्चित रूप से ये फल देने वाली है। इनके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, उसको हम अच्छे से समझे, ध्यान से सुने और इसको ही फॉलो करते करते क्रिया योग विज्ञान कैसे बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने क्या क्या बताया था और इनको इंक्लूड करके परमहंस योगानंद जी क्या बताते हैं उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात करी है। तो महाप्राण शक्ति की यहाँ पे बात आ गई फ्रेंड्स, कि वो पूरी तरीके से महाप्राण शक्ति उनके शरीर में आ जाती है, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। वो अनंत संभावनाओं से भर जाते हैं और ये परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है जो ये क्रिया योगी के शरीर में आ जाती है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साह
उत्साहोन्मुख मुक्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई सामंजस्य नहीं है या साम्य नहीं है। तो वो ये बता रहे हैं कि जैसे कोई मतलब पेट को अंदर बाहर करते रहता है, तो इस तरीके की क्रिया जो जबरदस्ती से की जा रही है उसका क्रिया योग से कोई भी साम्य नहीं है। क्रिया योग और ये बिल्कुल गलत है, अलग है, अलग है। उसका कहने का मतलब अलग है कि इनका क्रिया योग से कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोककर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी। तो जबरदस्ती से श्वासों को रोकना ये नैसर्गिक है और वो कष्टकारक है। कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई भी साधक के लिए कष्टकारक है, वो उनके माध्यम से हम समझ रहे हैं। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनर्जीवनी प्रभाव के प्रशमनकारी संवेदन अनुभव होते हैं। तो क्या शांति से अनुभव होते हैं, मतलब मेरुदंड में जो एनर्जी, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एक साधक ध्यान में बैठता है तब उसको शांति से फील करना और वो संवेदना को अनुभव करना, वही यहाँ पे क्रिया योगी का काम रहता है। मतलब वो बहुत ही आसान क्रिया है, ऐसा वो बता रहे हैं। यह प्राचीन योगिक प्रविधि श्वास को मन सत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है। क्या करता है वो? श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में ही जानने लगता है। मतलब सांस ही चल रही है, सांस ही बाहर निकल रही है, बस वही सांसों को ही फील कर रहा है। मतलब इतना अलर्ट, इतना अवेयर हो जाता है। वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है। मन का एक कार्य मात्र स्वप्न श्वास, मतलब जो अलर्ट रहते हैं और निंद्रा में भी अगर हो तो भी सांस चलती रहती है। तो ये स्वप्न सांस की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि सांस चल रही है। आगे वो भी बात करेंगे कि ड्रीम में भी किस तरीके से साधक क्या करता है। तो यहाँ पे वो बात हो रही है, उसको भी समझे हम। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? चित्त को पूरी तरीके से यहाँ पे मग्न करना है, इसमें सांसों में, ताकि क्या हो, शारीरिक कर्तव्य हमें नहीं दिखाने हैं। वो ज्यादातर बहुत आसन कर लिए हमने, पूरे हाथों और पैरों को मोड़ मोड़ कर हमने सब कुछ किया, ऐसा कुछ न करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्यक्ति को चित्त पर मग्न हो जाना है। तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है, तो सांस भी धीरे धीरे चलता रहेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि होल्ड करने पे हमें ध्यान देना है, कुंभक पर हमें ध्यान देना है। तो कुंभक मतलब क्या? सांसों को रोकना, पर वो जबरदस्ती से भी नहीं रोकना है, हमें जितना हो सके उतना रोकना है। जैसे योग में ये बताया गया 1:4:8, तो इस तरीके से हमें सांसों को रोकना है। कुंभक का जो माध्यम है, हमने स्टार्ट किया सांसों को, फिर 4, फिर 8, बाहर निकलने वाली सांसों को भी हमें देखना चाहिए। और इस तरीके से हम यहाँ पे सांसों को देख रहे हैं। तो चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। इसको समझिएगा फ्रेंड्स, चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भावावेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। तो ये सभी ने हमने महसूस किया है फ्रेंड्स कि ज्यादातर जब गुस्सा आता है, क्रोध होता है, भय की सिचुएशन में हम होते, तब हमारी रिदम क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। हमारी सांसों की जो गति होती है वो ज्यादातर फास्ट हो जाती है। तो इस सांसों की गति को अगर हम देखते जाए तो धीमा ही हम देख सकते हैं। हमारी गति को धीमा करते जाना है, सांसों की गति को अलर्ट होकर हमें देखना है। तो अलर्ट हो जाएंगे हम, अवेयर हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली हमारी सांसें धीरे चलने लगेगी। तो यहाँ पे एक प्राणियों की तुलना की गई है कि 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर कितनी बार श्वास लेता है? 32 बार। एक मंकी माइंड जो होता है, हम जैसे बीटा ब्रेन की बात करते हैं, तो बीटा ब्रेन में भी हम ज्यादातर क्या होते हैं कि हर जगह पे घूमते रहते हैं, हमारे विचार हर जगह पर चलते रहते हैं। तो हमारी सांसों की गति भी विचारों के साथ साथ बहुत तेज हो जाती है।
तो नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे बता रहे हैं कि 18 बार सांस लेता है, तो मंकी कितनी बार सांस लेता है? 32 बार सांस लेता है। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए कि हाथी भी सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, कछुआ भी जिंदा रहता है 300 साल, सांप भी जिंदा रहता है, तो उनकी सांसों की गति कितनी होती है? धीमी होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्र कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार सांस लेता है। तो इसको कितने अच्छे से समझना है हम कि जिसकी ज्यादा आयु है वो सांस कम लेते हैं, वो प्राणी। तो हमें भी अगर हमारी सांसों पर कंट्रोल करना है तो हम ज्यादा आयुष्य प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर हमने अपनी सांसों पर काम किया, अपनी रिदम पर काम किया और इस तरीके से हमारी जो फास्ट सांसें जो हो रही है उसको हमने कंट्रोल करके बैलेंस कर लिया और धीरा कर दिया, तो हमारी आयु भी बढ़ सकती है, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। फिर आगे क्रिया योग में क्या क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि पूरा मतलब वाइब्रेशन फ्लो किस तरीके से होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, उस तरीके से ये पूरा वाइब्रेट होता रहता है मेरुदंड में। तो मूलाधार से ये स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और फिर आज्ञा चक्र के बाहर जाकर वो सहस्त्रार में किस तरीके से प्रवेश करता है और वापस वहीं से फ्लो करके नीचे ऊपर किस तरीके से आता है, वो ऐसी एक रिदमेटिक स्थिति जो होती है उसको यहाँ पे बताया गया है। निंद्रा से जो नवस्फूर्ति प्राप्त होती है उसका कारण है निंद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं स्वास्थ्य के प्रति अचेत होना। तो जैसे हमें बताया गया है कि हम निंद्रा में क्या करते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। हम हमारी हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होते और ड्रीम में ही हम कहीं पे बाहर जाके घूम के आ जाते हैं और सुबह वापस हमें जो भी ड्रीम आया है वो अच्छे से याद भी नहीं रहता, कहाँ पर हम चले गए होते हैं और कितना सारा घूम के आते होते हैं। अगर ड्रीम याद भी रह गया तो वो कितना छोटा हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, सिर्फ 5 मिनट का या तो उससे भी कम, पर हमने गति बहुत ज्यादा कर ली होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि नवस्फूर्ति प्राप्त करते हैं कोई भी साधक। निंद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। निंद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेत रूप से देहात्म बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क से मुख्य मार्ग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की योगिक क्रिया को संपन्न करता है। मतलब पूरा एस्ट्रल ट्रैवल करके वो पूरी क्रिया को वो संपन्न करता है। तो उसके बारे में वो यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य निंद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सांसों पर काम करके एक योगी जो होता है वो ड्रीम में भी एस्ट्रल ट्रैवल करके पूरी प्राण शक्ति को प्राप्त कर सकता है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं बल्कि सचेत रूप से करता है। तो वो मतलब सचेत होता है जब वहां पे उसकी ध्यान की अवस्था ज्यादा बढ़ गई और वो ध्यान में आगे उन्नत अवस्था में चला गया, तब वो ड्रीम में भी जागता रहता है और या तो उसकी नींद ही कम हो जाती है। तो ये भी हमने सुना है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हमने ऑलरेडी ये सुन रखा है, समझ रखा है कि योगी अगर 5 मिनट सोता है तो उसको ध्यान में उतनी ऊर्जा, 3 घंटे ध्यान करता है तो उनको नींद की अवस्था प्राप्त होने में कोई वो नहीं लगता, वो ध्यान में ही जैसे नींद कर लेता है। और हमने ये भी सुना कि जो गुड़ा केस के वर्कशॉप होते हैं वो बैठे बैठे ही ध्यान करते हैं। तो उसके बारे में भी हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि वो अचेत रूप और मंद गति से नहीं बल्कि सचेत रूप से करता है, वो जो अपनी क्रिया करता है। क्रिया योगी अपनी प्रविधि को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को अक्षय प्रकाश से सरोबोर करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। तो इसको थोड़ा समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये निद्रा की अचेतनता की बात है और यहाँ पे फिर मृत्यु की भी बात आ गई है कि मृत्यु की अधोमुखी अवस्था में वो नहीं जाता। तो मृत्यु की जो अवस्था होती है वहां पे वो नहीं जाता, उसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स उसके आसपास घूमती रहती है हर हमेशा और वो उसी वाइब्रेशन में, उसी मैग्नेटिक फोर्स में बहते रहते हैं। ऐसे योगी की यहाँ पे बात हो रही है कि वो क्रिया योग के माध्यम से इतना
प्राप्त कर लेते हैं। यस। आगे हम देखते हैं कि माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन चलने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रवाह बाह्य जगत की ओर होता है। तो जो माया में रहते हैं, प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं, वहां पे क्या होता है, प्राण शक्ति का प्रवाह बाह्य जगत की ओर होता है। वो बाह्य जगत की ओर ही अपनी प्राण शक्ति को करते हैं, मतलब यूज करते हैं। वो अंदर जगत, अंतर जगत की ओर अपनी प्राण शक्ति को यूज नहीं करते, वो बाह्य जगत में ही रहते हैं और इंद्रियों में व्यय हो जाता है। उनकी सारी जो एनर्जी है वो इंद्रियों में व्यय हो जाती है तथा उसका दुरुपयोग होता है। इसको समझिए फ्रेंड्स, उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है, प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है, जहां प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। तो प्राण शक्ति ही यहाँ पे क्या करती है, मेरुदंड के साथ पुनः युक्त हो जाती है। तो इसी प्रकार वो क्रिया योगी जो होता है वो अपने क्रिया योग के माध्यम से ही प्राण शक्ति को ही अपने वश में करने की पूरी कोशिश में होता है और वो सांसों के साथ चलता रहता है। अपनी जीवन की जो भी क्रियाएं घटनाएं होती है वो सचेत रूप से करता है। तो यहाँ पे वो सचेत रूप की बात आ रही है और उसका कैसे बाह्य जगत की ओर से अंतर जगत की ओर अपना ध्यान होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है, तो इसको हम समझेंगे। और इसका जो प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। तो ये आध्यात्मिक अमृत उनको प्राप्त होता है। मतलब जैसे कुछ एक ऐसी योगिक क्रियाएं भी है जहां से एक अमृत का पान होता है, गले में, थ्रोट में आता है। जो खेचरी मुद्रा में होता है, सांभवी मुद्रा कई योगी करते हैं तो सांभवी मुद्रा में होता है। तो यहाँ पे वो भी बात हो रही है कि उनको आध्यात्मिक अमृत नव शक्ति से प्राप्त होता है। तो ये उनकी ऊर्जा जो है अलग नव शक्ति प्राप्त होती है, उनकी एक नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी उनको प्राप्त होती है और उसके माध्यम से वो अपना आध्यात्मिक जर्नी का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्रिया योगी के फायदे बताए गए हैं, क्रिया योग का फायदा बताया गया है कि क्रिया योग से एक साधक क्या क्या प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा चैप्टर फ्रेंड्स वैसे का वैसा मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ने से ही हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्रिया योग क्या है। और इसीलिए हमने आज दूसरा दिन भी लिया कि इसको समझ कर ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी के चैप्टर जो है एक फ्लो में जा रहे हैं, एक कहानी की तरह जा रहे हैं। पर इस चैप्टर को समझने से पूरे मतलब चैप्टर का क्रक्स, पूरी इस बुक का क्रक्स हमें मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्रिया योग क्या है। तो इसीलिए इसको हम दूसरे दिन में भी पढ़ रहे हैं। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी देवी योजनाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्य पूर्ण विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये नॉर्मल इंसान की बात है, केवल प्रकृति के अधीन रहते हैं और आहार, सूर्य प्रकाश और उसमें अपना विचारों के द्वारा ही कार्य करते हैं। बाकी कोई ध्यान की साधना नहीं करिए या तो क्रिया योग में नहीं आए हैं, वो क्या करते हैं, तो 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। तो हमारे ब्रेन के विकास में भी 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। ऐसा पहले के टाइम पे था। अभी तो हमारा मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता जा रहा है। तो अभी हम कह रहे हैं कि 6 वर्षों तक एक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। यहाँ पे वो 12 वर्षों की बात कर रहे हैं कि मस्तिष्क का जो पूर्ण विकास होता है वो पिछले टाइम में उसका एक एज लिमिट 12 साल का था। अभी हमें पता है फ्रेंड्स की प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस भी जल्दी आ जाते हैं और मस्तिष्क का विकास भी हमने 6 साल तक का लिमिट में रखा है। तो ऐसी आज के टाइम में ये बात है, पर पहले 12 वर्ष का था, तो ये वो बता रहे हैं। इस हिसाब से यह अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सकेगा। तो टाइम लिमिट क्या बता रहे हैं वो 10 लाख। एक नॉर्मल इंसान को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में, उन्नत आत्म साक्षात्कार करने में 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों के इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेता है।
तो अगेन वो बता रहे हैं कि क्रिया योगी को इतना टाइम नहीं लगता जितना ये नॉर्मल इंसान को लगता है। तो वो बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। उसके आगे अभी वो एक फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हर एक इंसान में यीन और यांग, हमें पता है ये दोनों एनर्जी होती है। तो उसके बारे में वो बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा को शरीर से बांध कर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है। ओके, तो ये लाइफ स्पान उनका बढ़ जाता है क्रिया योगी का। तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है, तो उनकी चेतना जो है वो अनंतता में आगे बढ़ जाती है। यह योगिक प्रविधि मन और भोगलिप्त इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है। मन की और इंद्रियों की जो खींचातानी हो रही है, मन कहता है ये करो, इंद्रिया कहती है नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, या तो इंद्रिया कहती है मुझे बिल्कुल ये करना है और मन मना कर रहा है। तो ये सभी जो असमंजस है, ये खींचातानी है, उसको वो समाप्त कर देता है। साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तो फिर वो साधक मुक्त हो जाता है मन की और इंद्रियों की एक खींचातानी का जो भी संघर्ष चल रहा है, वहां से वो साधक मुक्त हो जाता है और वो अनंत चेतना की ओर आगे बढ़ जाता है। तब साधक जान जाता है कि उसका सत्य स्वरूप न तो शरीर से बंधा है और न ही श्वास से, ना ही शरीर से और ना ही श्वास से, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि हम पंचभूतों से बने हैं, हम शरीर नहीं है, हम मन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी लुप्त हो जा रही है और सविकल्प समाधि से वो साधक निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है और अनंत चेतना में वो मिल जाता है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये उनको मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे वो बात हो रही है, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी बताया कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करके वो साधक अच्छे से अपनी जीवन की जो यात्रा है, ये जन्म मरण का जो चक्र है, उसमें अपनी गति को अम, अम, उद्धार करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब कि वो मृत्यु को अगर प्राप्त भी हो गया, तो हमने आगे भी देखा कि वो क्रिया योगी अगर इस जन्म में भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उन्होंने क्रिया योग की अगर दीक्षा ली है या तो वो क्रिया योग कर रहा है, तो उनकी जो जन्म मरण का चक्र है उसमें से बहुत सारा समय जो है वो निकल जाता है और वो वापस उनकी जर्नी वहीं से ही स्टार्ट होती है। तो वो आध्यात्मिकता से ही शुरुआत करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ऐसा करोगे तुम मृत्यु का भक्षण जो मनुष्य का करती है भक्षण। ये एक लाइन बताई गई है कि फिर वो क्रिया योगी क्या करता है, मतलब मृत्यु का भक्षण कर देता है। जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो फिर मरना क्या। कितनी अच्छी बात है ये कि एक बार इंसान साधक मर जाता है तो फिर वो एक बार मर गया, मतलब उसको फिर बार बार मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार मरना मतलब क्या, सरेंडर हो जाना। वो सरेंडर हो गया है किससे, डिवाइन से, वो परम चेतना से, उस फ्लो से। तो ना यहाँ पे बताया गया ना मैं शरीर हूँ और ना मैं सांस भी हूँ। तो ये अच्छी और सही बात है कि शरीर से बंधा भी नहीं रहना है और सांसों से भी बंधा नहीं रहना है। ना शरीर ना सांस, जैसे सांस ही हमारा गुरु है, तो गुरु ही हमें माध्यम बता रहा है, तो उस माध्यम को आगे बढ़कर हमें फिर परम चेतना में मिल जाना है। और उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि फिर वो मर ही जाता है ऑटोमेटिकली, वो आनंद को प्राप्त कर देता है, वो असीम ऊर्जा के सोर्स के पास चला जाता है। तो फिर उसको बार बार मरने की कोई जरूरत नहीं रहती, वो एक बार में ही मर जाता है। फिर मरना कहाँ, यहाँ पे वो बताया गया है। आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति से बंधे मन और इंद्रियों को विलग करने का अवैज्ञानिक प्रयास है। अपने ईश्वर तत्व की ओर लौटने की चेष्टा करते चिंतनशील मन को प्राण धारणाएं बार बार क्या करती है, प्राण धाराएं उनको बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच लाती है। तो वो बार बार उसी इंद्रियों के मोहजाल में फंसता रहता है, वो जो नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो। सीधे प्राण शक्ति के ही द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत परम तत्व की ओर जाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। तो वो वापस से यहाँ पे बता रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको उन्होंने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि बैलगाड़ी के समान धीरे, अनिश्चित
चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। मतलब उसकी जो प्रगति है सुई ऐसे रॉकेट की तरह, विमान की तरह चलती है, बैलगाड़ी तक, बैलगाड़ी की तरह नहीं चलती। तो वो अपनी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरीके से वो साधक की जो यात्रा है वो विमान की तरह आगे बढ़ती जाती है, जो क्रिया योगी होते हैं उनकी। तो उसके बाद परमहंस जी बताते हैं कि सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रवृत्तियों का विचार में लेने के बाद अनुभव सिद्ध प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। तो वो नॉर्मल नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अनुभव से हमने प्राप्त किया है, क्योंकि वो बार बार, आपको पता है कि हमने देखा था कि वो हर एक गुरु की तलाश कर रहे थे, तो जहां जहां वो गए होंगे वहां वहां उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा फ्रेंड्स। तो उन्होंने हर एक चीजों को आजमाया था, और फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि योग विज्ञान में शामिल किया गया है किसको, क्रिया योग को। योग के साधक अपनी इच्छा अनुसार शब्द स्पर्श रस रूप गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोनों में जीवन प्रवाह को चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। मतलब उनकी जो टेलीपैथी का जो पार्ट है वो बता रहे हैं कि हर एक जो उनके इंद्रियों का ये पार्ट है, शब्द रस रूप गंध, ये 5 जो इंद्रिया है उनके टेलीफोनों का जीवन प्रवाह के चालू या बंद होने में समर्थ हो जाता है। मतलब इतना उनको फिर इंट्यूशन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार की इंद्रियों से संबंध तोड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद